तो दोस्तों फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 9 यानी कि इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड, जो कि इस सीजन का वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एपिसोड है। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसका फिनाले बहुत जल्दी आएगा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फ्रॉम सीजन 4 9वें एपिसोड की शुरुआत होती है टैबी और बॉयड को दिखाते हुए, जहां पर टैबी बॉयड को मैन इन येलो की धमकी और बातों के बारे में बता रही होती है। बॉयड को ये भी पता लगता है कि मैन इन येलो जिंदा है और उन सबके बीच मौजूद है और जिम को भी उसने ही खत्म किया था। ये सब जानकर तो ये दोनों ही टेंशन में आ गए थे कि उसके ऊपर टेलिस्मैन्स भी काम नहीं करते, एज वो उसके घर में दिन दहाड़े घुस गया था, ईथन की ड्राइंग्स को चुरा लिया था। तभी जेड वहां पर पहुंच जाता है, जो कि बॉयड को टनल्स में बोन्स निकालने के लिए समझाने आया था। लेकिन इस बार बॉयड तुरंत हाँ कर देता है, जिससे जेड भी हैरान था कि ऐसा क्या हो गया जिससे कि बॉयड इतनी जल्दी एग्री हो गया। और तब जाकर जेड को भी मैन इन येलो के बारे में पता लगता है। मतलब कि अब डिसाइड हो चुका था कि ये लोग टनल्स में जाकर बोन्स निकालेंगे और बॉटल ट्री को उखाड़ कर उसी रास्ते से बाहर निकल आएंगे। खैर तभी हम मैन इन येलो को देखते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच सोफिया के लाए गए बैग के अंदर कपड़े रखकर फिर से सोफिया का रूप ले लेता है, जो कि उसने सोफिया के कपड़े खाकर ही लिया होगा। और गौर करने वाली बात यह है कि जब भी वो ऐसा करता है तो उसको काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। खैर अब सोफिया बैग उठाकर टाउन में लौट आती है, जहां पर क्लेरा और एल्जिन जो होते हैं वो फ्लैग पोल से रस्सी को निकाल रहे थे। तो सोफिया पूछती है कि ये सब क्या है। तब एल्जिन बताता है कि कल बॉयड के साथ सारे लोग टनल्स में बोन्स निकालने जा रहे हैं और बॉटल ट्री को उखाड़ने के लिए हेल्प भी लगेगी, जिससे सोफिया काफी खुश नजर आ रही थी, जैसा कि वो चाहती हो कि ये लोग बोन्स को निकालें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोफिया क्लेरा के साथ चलने लगती है और उसको याद दिलाती है कि वो कौन है। अब सोफिया की आंखें अचानक से पूरी काली पड़ जाती हैं, जिसको देखकर क्लेरा बहुत डर गई थी। और सोफिया कहती है कि जब वो टाउन में आई थी तो क्लेरा ने उसके साथ बार्गेन करी थी, यानी कि डील की थी। तो अब उसको सोफिया का एक काम करना होगा और वो उसके साथ चले। यानी कि मैन इन येलो अलग अलग रूप में टाउन के अंदर शुरुआत से ही रहता आ रहा है और वो अंत में अपने असली रूप में आकर लोगों को खा जाता है। बेसिकली कहानी को मैनिपुलेट करके वो काफी एंजॉय करता है, साथ ही साथ टाउन के लोगों को भी। और ये एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग सी चीज थी, यानी कि क्लेरा ही वो मोल है, यानी कि खबरी है, जिसकी वजह से शुरुआत से लेकर अब तक टाउन के मॉन्स्टर्स इन सबसे एक कदम आगे रहते थे, ब्लडी क्लेरा। एनीवेज क्रिस्टी और मैरियल आपस में अब फातिमा के बारे में बात कर रही थी कि फातिमा को क्या हुआ है उनको आइडिया नहीं है। तो मैरियल थोड़ा सा उससे दूर रहे जब तक वो बॉयड से कुछ बात करने जा रही है अबाउट फातिमा, एज ये बात हर जगह लीक नहीं करी जा सकती थी। खैर अब तभी सोफिया क्लेरा को लेकर सैरा के घर में दिए गए अपने रूम के अंदर जाती है, जहां पर वो क्लेरा को अपने पास बैठाकर याद दिलाती है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो उन्होंने एक बार्गेन की थी कि क्लेरा को आजादी देने के बदले में उसको फ्यूचर में सोफिया की हेल्प करनी होगी, यानी कि क्लेरा उसके लिए काम करेगी और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके साथ वो बहुत ही खतरनाक चीजें करेगी। अब क्लेरा को ऐसा लगता है कि शायद इतने टाइम पहले जो कुछ भी हुआ था, जो डील हुई थी, बार्गेन हुई थी, शायद से वो सब एक भ्रम था, लेकिन ये सब रियलिटी है। ये जानकर क्लेरा काफी डर जाती है। अब क्लेरा को ऐसा लग रहा था कि शायद सोफिया ये चाहती है कि वो लोगों को बोन्स को खोदने से रोके, लेकिन सोफिया तो ये चाहती थी कि नहीं, लोग तो टनल्स में जाएं और ऐसा ही करें। सोफिया का ये कहना था कि टाउन के लोग सही दिशा में तो जा रहे हैं, लेकिन कल टनल्स में उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये जगह रिचुअल के ऊपर बनी हुई है, यानी कि ये पूरा का पूरा टाउन। और इस टाउन के अंदर आप क्या करते हो उससे ज्यादा इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप सही तरीके से क्या करते हो, यानी कि कुछ स्पेसिफिक चाहिए बोन्स खोदने के लिए, और हर कोई ऐसा करेगा तो काम नहीं बनेगा। अब सोफिया अपने हाथ पर एक कट लगाती है, एज उसने एक चाकू उठा लिया था पहले ही, और फिर वो क्लेरा की हथेली पर भी कट लगाकर उसके हाथ पकड़कर अपने खून से मिला लेती है और अपनी शक्ति और खून क्लेरा में ट्रांसफर करती है, क्योंकि उसको कुछ जरूरी काम करवाना था। और ये चीज बिल्कुल मार्टिन और बॉयड वाले सीन की तरह थी कि मेरा खून अब तुम्हारा खून है, बस इसमें कीड़े इन्वॉल्व नहीं थे। अब तभी हम बॉयड, कैनी और जेड को डोना को ये सारा प्लान बताते हुए देखते हैं, लेकिन डोना का ये कहना था कि ठीक है, बोन्स अगर मिल भी गई तो उसके बाद क्या होगा, वो घर कैसे जाएंगे। लेकिन इसका जवाब तो उनके पास भी नहीं था और इसी चीज से डोना डर रही थी कि लोग मारे जाएंगे। लेकिन बॉयड का कहना था कि इसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। और अब तभी जेड और कैनी जो होते हैं वो रेडियो के कुछ काम करने निकल जाते हैं और तभी क्रिस्टी बॉयड के पास बात करने आती है। वो बॉयड को फातिमा के वाइटल्स के बारे में बताती है कि पता नहीं फातिमा क्या बन रही है, टेक्निकली उसको जिंदा नहीं होना चाहिए था, उसके वाइटल्स बहुत लो हैं, जिससे कि बॉयड भी घबरा जाता है। दूसरी ओर कॉलोनी हाउस के अंदर हम पैटी को देखते हैं, जो कि कुछ कुकीज बेक करके लाई थी। उसका मानना था कि जब वो टेंशन
में होती है तो बेकिंग करके उसको हेल्प मिलती है, जहाँ पर हेनरी एक घोड़े के स्टैचू काइंड ऑफ थिंग को देख रहा था और उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होता है कि कोई भी इंसान कार में ये सब रखकर लेकर क्यों आएगा और ये सब आखिरकार यहाँ पर है क्यों। तो पैटी कहती है कि उनको भी नहीं पता, ये सब बस यहाँ पर पहले से ही था, कैसे आया क्या हुआ किसी को कोई आइडिया नहीं है। और ये बहुत ही वैलिड सवाल थे मेरे हिसाब से। तो अब पैटी जो होती है वो कुकीज खाने के लिए हेनरी से पूछती है, लेकिन हेनरी यहाँ पर सोच में डूबा हुआ था। तो यहाँ पर पैटी जो होती है वो वहीं पर उन कुकीज को रखकर चली गई थी कि जिसको खाने होंगे वो खा लेगा। खैर अब जैसे ही हेनरी कुकी को खाता है तो वो उसी भ्रम में पहुंच जाता है जहाँ पर इस बार वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और अपने बेटे विक्टर के साथ बर्गर और फ्राइज खा रहा था। ये नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया। उसको रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का फर्क नजर नहीं आ रहा होता। अब मैच्योर विक्टर वहां बैठकर उसको ये बताता है कि तो आपने डैड डॉक्टर बॉयड के विचार के बारे में क्या सोचा है। ये सुनकर हेनरी हैरान रह जाता है कि बॉयड डॉक्टर कब से बन गया, वो तो शेरिफ है। तो विक्टर ये बोलता है कि हाँ डैड, अब हमेशा इस टाउन के लोग जैसे कि डोना, क्रिस्टी और इथन के बारे में हमेशा बोलते रहते हो, लेकिन ये सब रियल नहीं है और वो क्या चीज है जो कि आपको उस दुनिया से जोड़कर रख रही है, आप उसको ही खत्म कर दो। तो हेनरी कहता है कि विक्टर तुम ही हो जो कि मुझे उस दुनिया से जोड़कर रखते हो। तो अब मैच्योर विक्टर कहता है कि वो वाला विक्टर जो कि बहुत ही डरा सहमा सा रहता है वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है, रियल नहीं है, उसकी फैमिली है और वो बिल्कुल अकेला कभी रहा ही नहीं। तो मैच्योर विक्टर जो होता है वो फ्रॉमवेल वाले विक्टर को खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करते ही हेनरी हमेशा इस दुनिया में रहने वाला था जहां पर वो हमेशा खुश रहेगा। और बस इसी चक्कर में हेनरी जो होता है वो हाथ मार देता है जहां पर बर्गर और फ्राइज गिर गए थे। लेकिन अचानक से हेनरी असल दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर रियलिटी में कुकीज उसके हाथ से लगकर नीचे गिर गए थे और वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि क्या रियल है और क्या फेक है। और जब फ्रॉमवेल का विक्टर हेनरी को कंफर्ट करने आता है तो हेनरी उसको दूर भगा देता है कि उसको अकेले रहना है। उसके दिमाग में ये चीज इम्प्लांट कर दी गई थी कि विक्टर को खत्म करना होगा और ये थियरी मैंने एपिसोड 8 के एंड में दे भी दी थी कि यहाँ पर पक्का विक्टर को ही खत्म करने के लिए कहा जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको वो बैलरीना डांसर याद होगी जो कि बॉयड को हमेशा तंग करा करती थी। तो एपिसोड 8 में जो नर्स होती है वहां पर आकर वो हेनरी को बोल रही होती है कि उसको उस कनेक्शन को खत्म करना होगा जो कि उसे फ्रॉमवेल से जोड़ती है। तो यहाँ पर वो भी सेम ही लड़की थी। सो आई बिलीव कि ये कोई और नहीं बल्कि मैन इन येलो ही होगा जो कि हमेशा सबको नजर आ रहा था। ऐसा आपको याद होगा कि वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति का रूप ले सकता है। अब तभी हम क्रिस्टी और बॉयड को देखते हैं जो कि शेरिफ ऑफिस में आए हुए थे, जहां पर बॉयड क्रिस्टी से बोन्स वाली बात बताता है कि ढेर सारे लोग कल टनल्स के अंदर जा रहे हैं। और ये फातिमा वाली बात क्रिस्टी किसी भी हालत में एलिस को बिल्कुल ना बताए और इससे बहुत टेंशन का माहौल बन जाएगा, जिसके चलते वो मान जाती है। फिर हम जूली, ईथन और टैबी को घर में बात करते देखते हैं, जहां पर टैबी मैन इन येलो के बारे में उनको बताती है। लेकिन जूली का कहना था कि ये जगह हमारे दिमाग के साथ खेलती है और उसने खुद मैन इन येलो को टाउन के लोगों को खाते देखा था। तब वो अपने टाइम ट्रेवल वाली चीज के बारे में बताती है कि कैसे वो टाइम में पीछे गई थी, लेकिन असल में उसको सीजर्स आ रहे होते हैं। तो क्या पता वो टाइम वाली चीज भी बस दिमाग के साथ खेलने के लिए हो। लेकिन टैबी सीजर्स आने वाली बात पर खास रिएक्शन नहीं देती, जो कि किसी भी माँ का रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। खैर तभी बाहर से एक टेलिस्मैन लेकर जूली आती है कि ये क्या है, और अगर टैबी पिछले जन्म से यहाँ पर आती रही है और अगर वो मिरांडा भी थी तो ये टेलिस्मैन्स किसने बनाए हैं, क्या मतलब है इनका। लेकिन टैबी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और तभी जूली गुस्से में आकर वहां से बाहर निकल जाती है। एनीवेज हम क्लैरा की हरकतों को देखते हैं कि वो एक बॉटल में कुछ बेरीज का काढ़ा बनाकर अपने उसी घाव के खून को मिला देती है जिस पर सोफिया ने खुद के खून को मिलाया था, और वो इस बॉटल को लेकर सीधा फातिमा के पास जाती है और पीने के लिए इंसिस्ट करती है और इससे उसको अच्छा फील होगा, ऐसा उसने कहा था। फातिमा भी बेवकूफी में आकर उसको पी जाती है, जिसके बाद में क्लैरा वहां से निकल गई थी। शायद से यही काम करने के लिए सोफिया ने उसको कहा होगा। अब ये सब तो हो ही रहा था कि तभी हम विक्टर को देखते हैं जो कि एलोइस और मिरांडा के पत्थरों के पास जाता है, एज उसने उन्हीं को अपनी माँ बहन माना हुआ था इन बीते 40 सालों में। तो वो काफी परेशान था कि तभी वहां पर बॉय इन वाइट आता है जो कि लगातार लगता है जिम कर रहा है, काफी बफ हो चुका है। खैर वो विक्टर को समझाता है कि पता है ना कि टाउन के लोग क्या कर रहे हैं। तो विक्टर कहता है कि हाँ, वो बोन्स को खोदने वाले हैं। लेकिन तभी बॉय इन वाइट बोलता है कि वो बॉटल ट्री को उखाड़ देंगे और अंकुई बच्चों ने अपनी उम्मीदें उन्हीं पेड़ की जड़ों में डाली हुई थी, और अगर ये बॉटल ट्री उखड़ गया तो बहुत गलत होगा। तो वो जाए और सीधा जाकर टाउन वालों को ऐसा करने से रोके, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और बस विक्टर डर के मारे सीधा टाउन की तरफ निकल पड़ता है, एज उसको नहीं बताया गया था कि बॉटल ट्री को उखाड़ा जाने वाला है।
अब बॉयड चर्च में जाकर ऊपर वाले से बात करता है कि अगर उसको सजा देनी है तो दे दो, लेकिन इन सब में बाकी टाउन वालों की कुछ भी गलती नहीं है, उनको ना घसीटा जाए। लेकिन तभी अचानक से वहां पर सैरा पहुंच जाती है एज बॉयड उससे कुछ बात करना चाहता था। बॉयड कहता है कि जब फातिमा गायब हुई थी, यानी कि वो किमोनो वुमेन वाला एपिसोड, तो सैरा ने एक बार कहा था कि उसको आवाजों ने ये कहा था कि फातिमा को वो नहीं बचा पाएंगे, और वो हंस भी रही थी। लेकिन उन्होंने आवाजों को गलत कर दिया और फातिमा को बचा लिया। लेकिन फिर उसके वाइटल्स ऐसे लो क्यों हो गए हैं, क्या हो रहा है? लेकिन सैरा के पास जवाब नहीं था। लेकिन सैरा ये कहती है कि वो भी कल टनल्स में उनके साथ जाएगी या फिर बॉटल ट्री के पास, एज उसको भी अपना फर्ज निभाना है। तभी हम देखते हैं कि टैबी घर के बाहर बैठकर इस टेलिस्मैन के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी, उसको समझने की कोशिश कर रही थी कि ये है क्या। तभी ईथन बाहर आकर कहता है कि उसको जंगल में आरवी के पास उसके पिता जिम दिखाई दिए थे, तो क्या वो भी रियल थे या फिर नहीं, क्योंकि उसके पिता ने ये कहा था कि लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढो, और उसके बाद से ही सब कुछ बुरा होना शुरू हो गया। तो ईथन का इशारा यही था कि कहीं वो भी मैन इन येलो तो नहीं था जो कि उसको मैनिपुलेट कर रहा था। आपको याद होगा कि उसके पास जिम का दांत भी था, तो क्या पता वो ट्रांसफॉर्म हो गया हो। लेकिन तभी अचानक से 7 अंकोई बच्चे टैबी की तरफ उंगली करके कोई इशारा करते हैं, और टैबी भी उनका इशारा समझ गई थी। तभी हमें बॉयड, कैनी और जेड को दिखाया जाता है, जहां पर जेड ने 2 रेडियोस को आपस में जोड़कर एक रिमोट कोड की तरह इस्तेमाल किया था कि जैसे ही एक ग्रुप टनल्स के अंदर होगा तो दूसरा जो होगा वो रेडियो लेकर बॉटल ट्री के पास रहेगा, यानी कि 2 अलग अलग रेडियोस होंगे सबके पास में, और इन वायर्स को आपस में जोड़कर जो आवाज होगी उसको एक इशारे की तरह समझा जाएगा, जिससे कि बॉयड काफी खुश होता है कि ये तो बढ़िया है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर विक्टर पहुंच जाता है और लड़ने लगता है कि वो बॉटल ट्री को कैसे उखाड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत खास है। और बॉय इन वाइट ने कहा था कि वो ट्री नहीं उखाड़ सकते, लेकिन बॉयड को फिर से सबूत चाहिए था कि बॉय इन वाइट उनको सब कुछ सही क्यों नहीं बताता, और क्या सबूत है कि वो भी सच बोल रहा है या फिर नहीं। लेकिन तभी विक्टर वहां से गुस्से में भागने लगता है कि वो उनको रोक देगा, और तभी बॉयड और कैनी उसको हथकड़ी पहना देते हैं कि वो अब शेरिफ ऑफिस के अंदर कैद रहेगा, नहीं तो कल को वो कुछ दिक्कत कर सकता था। अब तभी वहां पर टैबी आ जाती है, जो कि बॉयड को कहती है कि विक्टर शायद से सही ना हो, लेकिन उसको टैबी की एक बात माननी होगी। टैबी बॉयड को टेलिस्मैन दिखाती है कि इस टेलिस्मैन को ध्यान से देखो और समझो। इसमें टनल्स के अंदर जहां पर बोन्स दफनाई गई थी वहां पे सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं, यानी कि ये 2 लोग जो हैं वो जेड और टैबी ही हो सकते हैं, और बाकी इर्द गिर्द 7 अंगुई बच्चे हैं। तो बॉयड उस पर ट्रस्ट करे, और इस टाउन में सिर्फ चीजें करने से नहीं होता बल्कि चीजों को सही तरीके से करना होता है। और यही बात सोफिया ने क्लैरा को कही थी, यानी कि सोफिया का प्लान कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने वाला था। अब टैबी जो होती है वो बॉयड से रिक्वेस्ट करती है कि वो जेड को और उसको टनल्स में जाने दे, बाकी किसी को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही 2 लोग हैं जो कि यहाँ पर बार बार रीइंकारनेट होकर आते रहते हैं, और बच्चे सिर्फ उनसे हेल्प मांगते हैं, तो ये सब उन दोनों को ही करना होगा। खैर, अब शाम को बॉयड घंटा बजाते हुए सबको घर के अंदर जाने के लिए कह रहा होता है कि तभी सोफिया बॉयड से रिक्वेस्ट करती है कि आज वो डाइनर में रहेगी, जिसके चलते बॉयड मान जाता है, और सोफिया सीधा डाइनर में चली जाती है, जहाँ पर सोफिया टेबल पर रखे हुए जूक बॉक्स के बटन को दबा रही थी। तो बागता ये कहती है कि ये काम नहीं करता, बटन खाली दिखाने के लिए हैं। लेकिन जैसे ही सोफिया बटन दबाती है तो वहां पर गाना प्ले हो जाता है। तो बागता हैरान रह जाती है कि तुमने ये कैसे किया, और यहीं पर इन लोगों को हिंट लग जाना चाहिए था कि सोफिया इज नॉट द सोफिया दे नो। और बस अचानक से ही मॉन्स्टर्स डाइनर के बाहर आ गए थे, और ये देखकर पैटी काफी डर जाती है, जिस पर बागता कहती है कि इन पर ध्यान मत दो। और हाँ, सोफिया जो होती है वो बॉटल ट्री को गिराने के लिए जो रोप्स थी उनको जोड़ने के बजाय काट रही थी, जो कि काफी शॉकिंग सी चीज होती है। और सबसे बड़ी बात कि डाइनर के अंदर वो ऐसा कर रही थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि टाउन के सारे लोग दिमाग से पैदल थे। अब तभी जब फातिमा सो रही होती है तो उसके बाल गिरने लगते हैं। बेचारी के इतने सुंदर बाल थे, वो निकल रहे थे। अब ये 2 चीजों की वजह से हो सकता है, एक तो सोफिया के खून की वजह से, जिससे कि उसने फातिमा को खुद से जोड़ लिया था, और जब शायद से सोफिया उस रस्सी को काट रही थी तो शायद से उसकी वजह से ये हेयर कट होकर गिर रहे होंगे, या तो फिर ये है कि वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और इसलिए फातिमा के पेट पर नसें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसको काफी दर्द भी महसूस हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ये रात में हो रहा होता है, और आप जानते हो कि मॉन्स्टर जो हैं वो सिर्फ रात में ही जागते थे। अब ऑफिस के अंदर हम देखते हैं कैनी और बॉयड को, जहां पर बॉयड जो होता है वो एक आखिरी बार स्कॉच विस्की कैनी के साथ शेयर करता है, पीता है। वो कैनी को बोलता है कि कल वो वहां पर नहीं जाएगा और कैनी यहीं पर रुकने वाला है। ऐसा अगर बॉयड को कुछ भी हुआ तो कोई तो जिम्मेदार व्यक्ति इस टाउन को संभालने के लिए होना चाहिए। अब इन दोनों की बातों के बीच हम विक्टर को देखते हैं, जिसको बांध कर रखा गया था, और वो उनसे बात तक नहीं कर रहा होता, एज वो काफी गुस्सा था इन सब से। अब अगले दिन हम टैबी, जेड, क्लैरा, जूली और ईथन को देखते हैं। क्लैरा द मोल इन पर नजर
रख रही थी, बातें सुन रही थी ताकि वो सोफिया को सब कुछ बता सके, एज उसको खुद यहाँ से बाहर निकलना था। अब तभी टैबी जो होती है वो ईथन और जूली से विदा लेकर जेड के साथ खुदाई का सामान और रेडियो लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। लेकिन ये लोग बेसमेंट के रास्ते से नहीं जाते, बल्कि इन्होंने एक ऐसी एंट्रेंस ढूंढी थी जो कि जंगल साइड से ही थी और वो सीधा बोन्स वाले एरिया तक लेकर जाती। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर उस बेसमेंट गेट का मतलब क्या है? मे बी ये बेसमेंट वाले रास्ते का एग्जिट होगा। तो ये लोग शायद से इसी एग्जिट से अंदर जाएंगे और फिर बाहर आने के लिए बॉटल ट्री को उखाड़ देंगे और फिर वहां से एग्जिट लेंगे, एज बोन्स को वहां से बाहर लेकर आना काफी मुश्किल था, एज ये एंट्रेंस काफी छोटी सी थी। एनीवेज अब फाइनली ये लोग अंदर घुस जाते हैं और हम एल्जिन को डाइनर में देखते हैं, जहां पर उसके हाथ एक फोटो लगती है जिसको देखकर वो शॉक्ड हो गया था। और तभी क्लैरा आकर सोफिया को बताती है कि अब सारे के सारे लोग टनल के अंदर नहीं जा रहे हैं, बल्कि बस जेड और टैबी गए हैं, जिसको सुनते ही सोफिया के होश उड़ गए थे और वो गुस्से में कहती है कि ये बात क्लैरा ने उसे पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन क्लैरा कहती है कि उसको खुद अभी पता चला है और क्लैरा सिर्फ एक ही बात कहती है कि उसने वो सब किया जो सोफिया ने कहा, तो वो घर तो जाएगी ना। लेकिन तभी वहां पर एल्जिन फोटो लेकर आता है और वो सबसे बड़ी बेवकूफी थी। और इस पॉइंट पर मेरा खुद का मन कर रहा था कि सोफिया के खत्म करने से पहले मैं एल्जिन को खत्म कर दूं। और तभी मैन इन येलो यानी कि नकली सोफिया एल्जिन को ये बोलती है कि हाँ ये वही है, लेकिन वो सिर्फ मरे हुए लोगों का ही रूप ले सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और बस सोफिया क्लैरा को गेट बंद करने के लिए बोलती है। एल्जिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। और फिर सोफिया एल्जिन का हाथ पकड़ लेती है, यानी कि अब एल्जिन का भी खेल खत्म था। और पागल को ये चीज जाकर बॉयड को दिखानी चाहिए थी या फिर किसी और समझदार इंसान को। सबसे बड़ी बात एकोस्टा को दिखानी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर यही सब देखना था। लेकिन एल्जिन ने जिसको देखा कई साल पहले की फोटो के अंदर, उसने उसको ही जाकर वो फोटो दे दी। इट्स लाइक कि जिसने खून किया है उसको जाकर ही उसने मर्डर वेपन दे दिया कि लो भाई इसको डिस्कार्ड कर दो। अब तभी हम देखते हैं कि जेड और टैबी बोन्स को खोदने लगते हैं और उनको वो पत्थर मिल जाता है जिसके नीचे वो बोन्स दबी हुई थी। पत्थर हटा दिया जाता है, लेकिन मॉन्स्टर जाकर वहां पर आ गए थे और फिर वो प्लास्टिक के पीछे से ये कहने लगते हैं कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी शॉकिंग चीज ये थी कि ये जो बोन्स होती है वो बच्चों की नहीं लग रही थी, क्योंकि जो उनके क्लेविकल बोन्स होते हैं या फिर उनकी रिब केज थी या फिर और भी चीजें थी वो काफी बड़ी लग रही होती है, वो किसी बच्चे से मैच नहीं कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बोन्स हैं वो शायद से यहाँ पर जेड और टैबी के प्रीवियस वर्जन्स की होंगी, ना कि उन बच्चों की। मुझे लगता है कि बच्चों की बोन्स को कहीं और ही दफनाया गया था और इन सबको ट्रिक करा गया है। एंड माइट भी शायद से सोफिया उनको इसलिए रोकना चाह रही होगी या फिर उसको गुस्सा इसलिए आ गया। हो सकता है कि इसकी वजह से जेड और टैबी की पुरानी यादें वापस। इसी के साथ में 9वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 9 की, और मेरे ख्याल से ये इस पूरे के पूरे सीजन का सबसे छोटा एपिसोड था। और अगर इंट्रो, आउट्रो और जो बीच में रिकैप दिखाया जाता है उसको हटा दूं तो शायद से ये एपिसोड खाली 40 मिनट का बनता है, जो कि बहुत ही छोटा सा है। माइट भी यहाँ पर जो इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है वो शायद से 1 घंटे से ज्यादा का होगा, जिसके चलते इसको थोड़ा सा छोटा रखा गया है। अब देखो एपिसोड 9 से मुझे सबसे बड़ी थ्योरी यही मिलती है कि मैन इन येलो कोई सिंपल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक एंशिएंट एंटिटी है जो कि शुरुआत से ही अलग अलग मरे हुए लोगों का रूप लेकर टाउन के अंदर रहता आया है और कहानी को मैनिपुलेट करके एंजॉय करता है। ये चीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 100% श्योर भी हैं। सो आई बिलीव कि वो जो बैलरिना डांसर थी वो भी कोई और नहीं बल्कि पक्का मैन इन येलो ही होगा, जो कि अलग अलग रूप में आकर अलग अलग लोगों को मैनिपुलेट करता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्टिन भी मैन इन येलो ही था, जो कि उसको ट्रिक करना चाह रहा होगा। अदरवाइज सोच कर देखो कि हेनरी के हेलुसिनेशन के अंदर जो बैलरिना डांसर थी वो एज अ नर्स क्यों आई थी। सो ये सब किसी और का नहीं बल्कि मैन इन येलो का ही करा धरा था। अब क्लैरा का मोल होना यह दिखाता है कि मॉन्स्टर्स हमेशा एक कदम आगे कैसे रहते थे, और सोफिया के रूप में मैन इन येलो का क्लैरा को ब्लड ट्रांसफर करना मार्टिन और बॉयड के ब्लड ट्रांसफर का डार्क वर्जन लगता है, जिससे हमको पता चलता है कि ब्लड और रिचुअल्स का इस यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और टाउन के अंदर आप क्या कर रहे हो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप उसको ठीक से करते हो या फिर नहीं। और इस वाली लाइन से मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉमविल एक रिचुअल बेस्ड डायमेंशन है, जहां पर सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि स्पेसिफिक लोग और स्पेसिफिक प्रोसेस मैटर करते हैं। और आपने गौर किया होगा जैसे ही सोफिया को ये बात पता लगी कि टनल्स के अंदर जाने वाले हैं जेड और टैबी, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यानी कि जैसा उसने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ। उसने सोचा नहीं था कि ये दोनों समझ जाएंगे कि अंदर उन दोनों को जाना है, और इसी वजह से टैबी और जेड का रीइंकार्नेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और टेलिस्मैन पर बने 2 फिगर शायद वही दोनों हैं, जबकि 7
अंकुई बच्चे उनको गाइड कर रहे हैं कि उनको क्या करना है। बॉय इन व्हाइट का बॉटल ट्री को बचाने के लिए कहना और अंकुई बच्चों की होप जड़ों में होने की बात ये हिंट देती है कि बॉटल ट्रीज असल में किसी प्रिजन या सील का काम करते हैं। शायद से इस ईविल को उस पेड़ ने रोका हुआ है और अगर ये उखाड़ दिए गए तो और भी बड़ी बुराई आजाद हो जाएगी, और ऐसा मैन इन येलो ने खुद कहा था। माइट भी वो इनडायरेक्टली चाहता हुआ कि ऐसा होना चाहिए। अब हेनरी के हेलुसिनेशन से लगता है कि एंटिटी अब लोगों को एक फेक पैराडाइज दिखाकर परमानेंटली अपने पास रखना चाहती है और विक्टर को मरवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विक्टर शायद सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो हो सकता है कि शायद से विक्टर वो 8वां बच्चा सैक्रिफाइस के लिए होने वाला था, जिसके चलते शायद ये ईविल एंटिटी आजाद हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसलिए मैन इन येलो जो है वो यहाँ मैनिपुलेट करके विक्टर को खत्म करवाना चाहता है। अब फातिमा का रात में ट्रांसफॉर्म होना और क्लैरा के ब्लड मिक्स करे ड्रिंक के बाद में उसके बाल गिरना, ये थ्योरी सपोर्ट करता है कि मैन इन येलो उसे किसी नए वेसल या फिर क्रीचर में चेंज कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो कनेक्शन उसका स्माइली मैन से था वो उसको रोकना चाह रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फातिमा है वो एक खतरा बन सकती थी। अब ईथन का लेक ऑफ टीयर्स और जिम की अपरेशन दिखना वो ये हिंट देता है कि जिम शायद सच में नहीं था और मैन इन येलो ही ईथन को मैनिपुलेट कर रहा था। एल्जिन की फोटो वाली डिस्कवरी से ये भी क्लियर हुआ है कि सोफिया असली में पहले ही खत्म हो चुकी थी और मैन इन येलो सिर्फ डेड लोगों का रूप ले सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग थियोरी ये है कि मैन इन येलो का ओरिजिनल प्लान था कि पूरे ग्रुप टनल्स के अंदर जाएं, क्योंकि उसको रिचुअल के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए थी। लेकिन जैसे ही टैबी को टैलिस्मैन समझ में आया और अंकुई बच्चों ने इशारा किया तो उसका प्लान उल्टा पड़ गया और अब सिर्फ जेड और टैबी ही वो काम कर रहे हैं जो कि शायद से हर एक रीइंकार्नेशन साइकिल में उनका ही काम रहा था। और एपिसोड के अंत में मॉन्स्टर्स का ये मत करो ये सही नहीं है ये कहना मुझे स्ट्रांगली फील देता है कि मॉन्स्टर्स खुद असली विलन्स नहीं हैं, बल्कि किसी और भी ज्यादा पावरफुल चीज से वो डरते हैं। और हो सकता है कि बोन्स के नीचे और भी कोई खतरनाक राज छुपा हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जो बोन्स हैं वो बच्चों की थी। आप ध्यान से उन बोन्स को देखो, कितनी बड़ी बड़ी बोन्स हैं और बच्चों की बोन्स इतनी बड़ी नहीं हो सकती। मतलब कि बोन्स काफी हार्ड लग रही थी, काफी बड़ी थी, उनके जो क्लेविकल स्ट्रक्चर था वो भी काफी बड़ा था, रिब केज काफी बड़ी थी और हेड का साइज भी काफी बड़ा था। तो आई पर्सनली बिलीव कि ये पक्का जेड और टैबी के प्रीवियस वर्जन्स रहे होंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता है कि उनके आखिरी वर्जन्स के साथ क्या हुआ था। ये तो पता है कि हाँ उनको मारा गया था, लेकिन उनकी बोन्स कहाँ गई या फिर उनकी बॉडी को कहाँ दफन करा गया था। लेकिन सच बताऊं, मुझे फातिमा और टैबी से भी ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर इस एपिसोड के अंदर एल्जिन लगा। मतलब कि जब एल्जिन ने वो फोटो सोफिया को दी ना, मुझे इतना गुस्सा आया कि मन कर रहा था भाई मैं उसका गला दबा दूं जाकर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड के अंदर डिटेल्स तो काफी सारी दी गई थी, लेकिन ये वन ऑफ द वीकेस्ट एपिसोड था इस पूरी सीरीज का। अब देखो फिनाले ही इस सीजन को बचा सकता है, नहीं तो मेरे ख्याल से ये सीजन बहुत ही बेकार रहा। अल्टीमेटली इसमें उतना मजा नहीं आया जितना आना चाहिए था। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो सीजन 5 के लिए था, इसलिए सीजन 4 के अंदर खाली डायलॉग जाता है, क्योंकि आप नोटिस करो कि इनके पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है। तो हो सकता है कि जो यहाँ पर सीजन 5 आएगा उसके अंदर सारे एपिसोड्स बड़े होंगे और वहां पर काफी सारी चीजें हमको फ्लैशबैक्स के जरिए बताई जाएगी कि आखिरकार इस टाउन के अंदर हुआ क्या था और ये लोग वाकई में फ्रॉमविल के अंदर हैं भी या फिर ये सभी के सभी हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं। और हाँ, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल निकाली है, इनकेस अगर आपने मिस कर दी है ना तो बहुत ही आपको शॉक लगेगा देखकर। आपको याद होगा कि जब बॉय इन व्हाइट ने टैबी को उस लाइट हाउस से धक्का दिया था तो वो हॉस्पिटल के अंदर जागती है और हॉस्पिटल से जागने के बाद में वो बाहरी दुनिया देखने के लिए विंडो के पास आती है। तो आप विंडो को चेक करो ध्यान से, आपको टैबी की जो रिफ्लेक्शन खिड़की में दिख रही है वो वहां पर मिरांडा दिखाई देती है। तो ये क्या कहना चाहता है? मतलब कि बहुत ही वियर्ड और बहुत ही शॉकिंग डिटेल थी ये, और हमको उसी वक्त ये बता दिया गया था कि जो टैबी थी वही पहले मिरांडा थी। और ये डिटेल काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी लोगों ने मिस कर दी। मैंने भी इसको रिसेंटली जब मैं फिर से सीरीज को देख रहा था तब मैंने इसको डिस्कवर करा। तो इस डिटेल के लिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आती रहेंगी। और देखो, मैन इन येलो को पहले से पता था कि जो टैबी है उसका रीइंकार्नेशन हो चुका है, तो कहीं थॉमस का एक्सीडेंट यानी कि थॉमस को खत्म करवाने में मैन इन येलो को हाथ तो नहीं था, क्योंकि आपको याद होगा कि उनको फोन आया था जिससे कि ये दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिसके चलते थॉमस खत्म हो गया। सो माइट भी ये सब भी मैन इन येलो की करामात हो सकती है, जिसके चलते ये दोनों टूट जाएंगे और इनकी सफरिंग से वो शक्ति लेगा। पहले से ही प्री प्लान था कि इनको यहाँ पर लेकर आना है इस टाउन के अंदर। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 9 की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड लास्ट एपिसोड पसंद आया होगा, और जो फिनाले है वो पीक सिनेमा होने वाला है पक्का। वहां पर ढेर सारी डिटेल्स आने वाली हैं, या फिर हमको फिर से क्लिफ हैंगर में छोड़ दिया जाएगा। बाकी जो भी हो, आपको एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा अगले संडे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक एपिसोड 10 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया है तो लाइक करे बिना मत जाना, कॉमेंट करे बिना मत जाना।